Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja Nautiyal and today we are continuing our class 10th maths sample paper question. So this is the basic question paper and we are on question number 21. So if you haven't watched the first 20, go check them out after this. Okay, so let's start the question number 21. So in question number 21, it is given that show that the numbers 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 plus 11 into 13 is the composite number. ठीक है, तो कंपोजिट नंबर देखिए होता क्या है। कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप 2 ले लीजिए, ये इसके फैक्टर्स कितने हैं? सिर्फ जो नंबर है और एक नंबर 1, ये दो फैक्टर्स हैं। 3, इसके भी दो फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1। अगर आप 4 को लें तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? देखिए 2, 2 एंड 1। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स अदर देन 1। 1 के अलावा दो और नंबर्स का फैक्टर्स होना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स हैं? देखिए 2, 3 एंड 1। तो 1 के अलावा दो और फैक्टर्स, तो हमारा जो 6 है वो क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो जब भी आपको कोई भी नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, आप शो करिए कंपोजिट नंबर है, तो आप शो कर दीजिए कि ये जो नंबर है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है अदर देन 1। ठीक है, चलिए करते हैं। अब जैसे इस नंबर में कुछ कॉमन चीज़ है जैसे कि 11, आप पहले सबसे पहले क्या करिए, 11 को आप कॉमन ले लीजिए। तो आपने 11 कॉमन ले लिया दोनों नंबर्स में से, तो बचा क्या? 2 into 5 into 7 प्लस 13। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर के नंबर को। 5 2 10 into 7 is 70 प्लस 13, 11 into 83। ठीक है, अब देखिए ये कितने नंबर्स का फैक्टर है? दो नंबर्स का, और अगर आप इंटू 1 भी कर दें तो ये 3 नंबर का फैक्टर हो गया। तो मीन्स 1 के अलावा दो और नंबर्स का ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने ये शो कर दिया कि ये एक कंपोजिट नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ही बी पार्ट है ये। Find the smallest number which is divisible by both 306 and 657। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दो नंबर्स का डिविजिबल होगा वो क्या होगा? इन दो नंबर्स का एलसीएम होगा। ठीक है, सो नंबर विच इज divisible by 306 and 657 will be the LCM of both the numbers 306 and 657। इन दो नंबर्स का एलसीएम। तो अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए दो हैं, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। हम आगे करते हैं इसका एलसीएम। दो वेज हैं फाइंड करने के। मुझे सबसे अच्छा कौन सा अच्छा लगता है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं इससे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन दोनों में हम 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 102 आ गया, यहाँ पे 219 आ गया। फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 3 9, तो ये 34 आ गया। एंड यहाँ पे 7 3 आ गया। ठीक है, अब हम 2 से कर सकते हैं। 2 1 जा, 2 17 जा, और ये तो होगा ही नहीं। फिर एक बार 17 से और एक बार 73 से। 1 जा, और यहाँ पे दोनों से हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया? 3 into 3। इससे एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम इज
3 × 3 × 2 × 17 × 73। अब सेकंड मेथड सेकंड मेथड क्या है, आप 306 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। 3 से 102, अगेन 3, 34, 2, 17, 17, 1 जा। ठीक है। और आप 657 को प्राइम फैक्टर करिए 3 से, तो 219। हम सब यहाँ से लिखते जा रहे हैं, ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं। तो ये 73 हो गया, देन 73 1 जा। अब 306 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 3 की पावर 2 × 2 की पावर 1 × 17 की पावर 1। 657 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2 × 73 की पावर 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये। ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी, जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और बाकियों को बाकी के एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए आप इस मेथड से और इस मेथड से, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन एक्चुअल में मेरे को ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। इसमें आपको ये जो यहाँ पे आपने कॉमन लिया ना, यहाँ पे को कभी कभार क्या करेंगे बच्चे, एज इट इज लिख देंगे, तो 3 की पावर 2 की जगह 3 की पावर 4 लिख देंगे, वो गलत हो जाता है। इसमें आपको कुछ याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे नंबर्स आए एज इट इज़ मल्टीपल करके लिख दीजिए, वही एलसीएम हो गया। अगर आप चेक करें कि इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखिए, दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल थे, ये दोनों नंबर्स भी 3 से डिविजिबल थे, लेकिन आगे ये जो दो नंबर्स थे ये 2 से डिविजिबल नहीं थे। तो एलसीएम कहाँ, एचसीएफ कहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 × 3, ये दोनों हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इसका 9 हो गया। या फिर ये देखिए कि जो भी इन दोनों में कॉमन चीज आई है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तो हमें क्या करना है, एलसीएम देखना है। तो हमारा जो इसका एलसीएम आ गया वो आ गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 × 17 की पावर 1 × 73। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई तो आपको आता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर। ठीक है। तो 2, 2, 3, 3, 8, दिस इज द आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर एट origin if line L given by this equation is tangent to the circle at point P। देखिए जो लाइन L है, ये लाइन L है, इसकी आपको इक्वेशन दी हुई है x + y = 5। तो अगर इक्वेशन दी है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट, अभी आपको P पॉइंट दिया हुआ है, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम x और y में रख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको, जैसे आपको यहाँ पे x + y = 5 दे रखा है, और ये कहा हुआ है कि ये जो पॉइंट है P वो 3, A है, और इस लाइन से होके पास हो रहा है, ये टेंजेंट है ना L लाइन, और P पॉइंट टेंजेंट पे है। ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इस लाइन के x और y की जगह हम 3 और a लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5 - 3 दैट इज 2 आ जाती है। तो हमारा जो p का कोऑर्डिनेट है, p पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3, 2 हो जाते हैं। अब रेडियस फाइंड करना बहुत ईजी है। मान लीजिए r रेडियस है, और आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा r कितना हो गया, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए ये ए बी है, ये x1, ये x2,
ये y1, ये y2। तो ए बी का जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कैसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि बाहर यहाँ पे स्क्वायर है। अगर मान लीजिए फर्स्ट केस में आपका जो पॉइंट्स है वो 1,2 और यहाँ पे 2,3 है। आपने इसका आंसर निकाला, यहाँ पे आपने x1 है, ये x2 है, y1 y2। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ गया? 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √2 आ गया। अगर आप इधर चेक करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। y2 माइनस y1, y2 इज 3 - 2 का, सॉरी, यहाँ कुछ गलत लिख दिया मैंने। ओके। आ तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया और यहाँ पे वैल्यूज सही लगाई हैं, है ना? कोई नहीं, नीचे भी सही कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 माइनस x2 है, यहाँ पे y1 माइनस y2। और एक्चुअल में जो यहाँ पे आंसर लिखा है वो सही लिखा है एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला ही गलत हो गया एक्चुअली। चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा। x1 इज 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैं ये जो बताना चाह रही हूँ, ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 अगेन √2 आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। ठीक है, अगेन √2 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं अगेन √2। ठीक है, तो प्लस और माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखें या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें। चलिए अभी हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब a क्या हो गया है? 2। तो 3,2 हो गया है हमारा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 एंड दैट इज √13 यूनिट्स। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, √13 यूनिट्स ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखा है, आर 2 एंड -3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले ये देखते हैं जीरोस होते क्या हैं। देखिए अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो जो लेट अल्फा एंड बीटा हमारे जीरोस हैं, ये हमारे क्या हैं? जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है? -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? c/a। ठीक है, इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन से। तो क्योंकि आपको यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं, लेट अल्फा बी 2 एंड बीटा बी -3, तो सम ऑफ जीरोस कितने हो गए? अल्फा प्लस बीटा दैट इज 2 - 3 दैट इज -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 × -3, ये हो गया -6। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से जो हमारा सम ऑफ जीरोस है,
वो कितना हो जाएगा, -b/a। यहाँ पे माइनस b क्या है, a+1, और a क्या है, 1, है ना। इस इक्वेशन में अगर इसको आप कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से, तो a क्या है, a is 1, b क्या है, a+1, c क्या है, b। ठीक है, तो हमारा सम कितना हो गया, -a+1। और एक्चुअल में हमारा सम कितना है, -1। तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख देते हैं, तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो -a+1 = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखिए 0। ठीक है, ये तो a की वैल्यू आई। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए c/a, c हमारा कितना है, इक्वेशन के हिसाब से b/1। बट यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो -6 है, तो हमारा जो b है वो किसके इक्वल हो गया, -6 के। ठीक है, तो हमें यही निकालना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी हमें यहाँ पे, ए एंड बी की वैल्यू। तो हमारी ए की वैल्यू आ गई 0, एंड बी की वैल्यू आ गई -6। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24th। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x - 3√2। तो अब नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर इक्वेशन हमारी ax² + bx + c है = 0, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अगर d, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, = 0 हो सकता है, या फिर < 0 हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मीन्स जो हमारे रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। अगर d = 0 है तो दोनों जो रूट्स हैं वो रियल तो होंगे, लेकिन इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अगर 0 हो जाता है तो जो हमारे रूट्स आएंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, तो डी के ऊपर डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्रूट्स का। तो इस इक्वेशन में हमारे पास देखिए, पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x² + 4x - 3√2 = 0। यहाँ पे a क्या है, x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज 4, c क्या है, कांस्टेंट टर्म विथ साइन, हमेशा हर एक का साइन लेना है, -3√2। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² - 4ac, 4 का स्क्वायर -4 × 1 × -3√2। तो 4 4 जा 16 प्लस 12√2 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आया है तो रूट्स आर, अब इसकी वैल्यू को हम ऐड करके मल्टीप्लाई करके फाइंड नहीं करते रहेंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो आपको क्योंकि नेचर बताना है रूट्स का, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, आप सीधे ये लिख के आएंगे। आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करते रह जाएंगे कि √2 1.4
1 4 लिख दें, इंटू 12 करें, प्लस 16 ऐड करें, फिर आंसर निकालें, फिर कहें कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, पॉजिटिव है। नहीं, सिर्फ यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम है रूट्स का बताना कि रूट्स क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं या अनरियल हैं, कैसे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ए पार्ट। तो आपको इवेल्युएट करनी है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ। 10 60, 10 60 इज √3, माइनस 3 इंटू कॉस 60 इज हाफ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इंटू सेक 30 इज 2/√3, यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी वैल्यूज़। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे इनको, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, पूरी टेबल कैसे आप बिना याद किए आप सबकी वैल्यूज़ एक विद इन 1 मिनट आप पूरी टेबल बना सकते हैं। तो आप चेक करिएगा मेरा चैनल, उस पर आपको वीडियो मिलेगी इसकी, इंट्रोडक्शन की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की, आप उसमें जाके आप देख सकते हैं। अभी के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे √3 आ गया, -3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। तो ये भी क्या, सब कैंसिल हो गए, 1 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे √3 - 1, सो दिस इज द आंसर। ओके, चलिए इसका, ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट करते हैं। Sin x equal to 7/25, where x is an acute angle, find the value of sin x cos x into tan x plus cot x। तो देखिए इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। अगर ये x है sin x, तो 7/25 क्या हो जाएगा, सम पीपल परपेंडिकुलर हेड, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस एक्स की निकाल लीजिए, टेन एक्स की और कॉट एक्स की, और फिर इस इक्वेशन में रख दीजिए। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, प्लस कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे एलसीएम भी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन एक्स से और इधर कॉस एक्स से। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये तो एक आइडेंटिटी होती है, साइन एक्स प्लस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये तो 1 हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स और साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया। तो मेजरली इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ गया है 1, दैट इज कांस्टेंट। ओके, सो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू कॉट 1 है, 1 आ चुकी है। अगर कुछ बचता तो हम क्या यूज़ करते, पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकालते, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू आई बचेगी उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, सब चीज़ कट हो गई, हमने आइडेंटिटी भी लगा दी, आंसर हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया है। तो हमें इस सब की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you solved it before I did, drop it in the comment. I wanna see my quick thinkers. Okay, and also don't forget to like, share, and subscribe my channel so you don't miss the next question in the series. So that's all for today. Thank you.